जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आज 2024 के पेपर का फाइनली डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम 2 दिन बाद होने वाली है आपकी एमपीपीएससी प्री। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी इस संदर्भ में कि सर आप इसका डिटेल एनालिसिस वीडियो बना दीजिए। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। देख लीजिए, 21 की ट्राइसोमी पूछे तो डाउन सिंड्रोम। यदि 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पूछी जाए तो पटाउ सिंड्रोम आंसर होगा। और एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर की क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। ये 3 सिंड्रोम आपको याद करके जाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। डाउन सिंड्रोम में 21वां, पटाउ में 13वां, एडवर्ड में 18वां क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। इसके अलावा देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, सुपर फीमेल सिंड्रोम, जिसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। सुपर मेल सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स वाई वाई। टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स, एक की कमी हो जाती है। और क्लाइन फिल्टर में 44 प्लस एक्स एक्स वाई। क्लाइन फिल्टर में 44 प्लस एक्स एक्स वाई है, जबकि सुपर मेल सिंड्रोम में एक्स वाई वाई है। ठीक है, अब ये देख लीजिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है? ये 7 प्रायोरिटीज दी गई है। या आप देख सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान, बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, एड्रेसिंग टोबैको इशू, यात्री सुरक्षा, निर्भय नारी, रिड्यूस स्ट्रेस और इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन। तो इसमें से स्वच्छ भारत मिशन है, यात्री सुरक्षा भी है, निर्भय नारी भी है, अन्नपूर्णा योजना इसमें शामिल नहीं है। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथारिज्म नामक रोग होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, खेसारी दाल। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। देख लीजिए अब ये चौथा नंबर का क्वेश्चन। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? इसका सही आंसर है PSLV C-37। जो इंपॉर्टेंट मिशन है उसे देख लेते हैं। आदित्य L1 PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट PSLV C-58 से। प्रोबा 3 यूरोपियन यूनियन का मिशन था, PSLV C-59 से। स्पेडेक्स मिशन PSLV C-60 से। चंद्रयान 3 LVM-3 M4 से। जी सेट स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से। ये इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन इकाई में। 300 से, यदि 300 डॉप्सन से नीचे चले जाए मोटाई, तो उससे बोलते हैं ओजोन में छिद्र हो गया है। ठीक है, डेसिबल साउंड को मेजर करने के लिए है। और PPM पॉल्यूशन, पर्टिकुलेट मीटर को PPM में काउंट करते हैं। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुका की संख्या कितनी होती है? ग्रीवा कशेरुका मतलब सर्वाइकल। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप फोटो में, सर्वाइकल की संख्या 7 होती है। ये वाला भाग सर्वाइकल है, रीढ़ की हड्डी का ये वाला पार्ट सर्वाइकल है। फिर ये थोरेक्स पार्ट है, इसमें 12 हड्डियां होती है, 12 हड्डियां। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। फिर उसके नीचे आता है लंबर, जिसमें 5 हड्डियां होती है। और ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, यह है सैक्रम। इसमें 5 हड्डियां फ्यूज में होती है, पर ये एक के ही बराबर कार्य करती है। फ्यूज के रूप में 5 होती है, जुड़ी हुई 5 होती है, बट ये एक पूर्ण रूप से एक होती है। और कॉकेक्स 4 से मिलकर बनती है, बट ये एक के रूप में कार्य करती है। ऐसे पूछ ली जाए टोटल रीढ़ की हड्डी में, तो 26 बॉन्स सम्मिलित होती है। ठीक है, ये चार्ट आप देख के जाइए। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5, सैक्रम 1 और फ्यूज में 5, कॉकेक्स 1 और फ्यूज के रूप में 4 होती है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 में। लेटेस्ट मिशन देख लेते हैं। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और L1 पॉइंट पे 6 जनवरी 2024 में स्थापित हुआ था। सैटेलाइट था इसका PSLV C-57। चंद्रयान 3 मिशन LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, और ये अपने ऑर्बिट में स्थापित हुआ था। ये लैंड किया था इसने, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी इसने 23 अगस्त 2023 में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। मिशन मंगल 2 लॉन्च होगा 2026 में। चंद्रयान 4 लॉन्च होगा 2027 में। VOM वीनस ऑर्बिटल मिशन, शुक्रयान के लिए मिशन भेजेंगे हम 2028 में। स्पेस स्टेशन भारत का स्थापित होगा 2035 में। और मैन ऑन द मून, चांद पर हम मनुष्य को भेजेंगे 2040 तक। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974। देख लीजिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जीव जंतु की रक्षा के लिए 1972 में। ठीक है,
इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारत का है 2002 का, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है, फॉरेस्ट एक्ट पूछ लिया जाए तो 1927 का है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पूछा जाए तो 1980 का है। नॉइस पोल्यूशन के लिए जो रूल्स आए थे 2000 में आए थे, सन 2000 में। और कुछ छूटा है, एनजीटी बना था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 क्या है? हम पूरे 17 एसडीजी देख लेते हैं। पहला है पॉवर्टी, गरीबी, दूसरा है हंगर, भूखमरी, तीसरा हेल्थ, चौथा है एजुकेशन, है ना। फिफ्थ में जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता की बात करता है। सिक्स्थ क्लीन वाटर, सेवंथ रिन्यूएबल एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। 8 नंबर का है गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 से आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, 9 से नवाचार। आप इस प्रकार याद कीजिएगा, 9 से नवाचार। 10 से रिड्यूस इनइक्वेलिटी, असमानताओं में कमी करना, 10। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 11वें नंबर का है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन 12वां नंबर। क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर पे। 14 नंबर पे लाइफ बिलो वाटर। 15 नंबर लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जीवन 15वें नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो जल में जीवन है 14 नंबर का एसडीजी है। एसडीजी 16 है पीस एंड जस्टिस। एसडीजी 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो यहाँ पूछा गया एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्या है। एसडीजी 1 गरीबी, एसडीजी 2 शिक्षा और 9 नवाचार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं और 9 से नवाचार। ट्रिक के माध्यम से देखा था 9 नवाचार। एक जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणु एवं फ्लैजेलेट्स द्वारा किया जाता है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता और अपघटक, ये दोनों है। जो कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं और अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। इजी क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज से आपका सॉल्व हो जाता था। 11वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के संघर्ष की स्थिति में राज्य के जो डीपीएसपी है उस सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराजन के 1951। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था आपका केशवानंद भारती केस 1973। मूलभूत जो सिद्धांत था संविधान का वो 1973 के केशवानंद भारती केस में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसके अंतर्गत ये बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोला था गोलकनाथ केस में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करेगा, ये गलत है। ठीक है, निर्वाचन आयोग देख लेते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आर्टिकल 324 में वर्णन है, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 और फर्स्ट जो निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। प्रेजेंट आयुक्तों की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। जो है राजीव कुमार है वो 25 नंबर के। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी 279 क में परिवर्तन के लिए। 279 क क्या है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी, जिसका गठन प्रेसिडेंट करते हैं। इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो प्रेजेंट में है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूटीज इसमें शामिल होते हैं। जो डिसीजन लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल में वो 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं और कोरम 50% होना अनिवार्य है, जिसे गणपूर्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? आर्टिकल 61 देख लीजिए। 52 में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का वर्णन है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 53 आर्टिकल निर्वाचन 54 में दिया गया है, निर्वाचन में कौन भाग लेगा 55 में बताया गया है, 56 में उनका टेन्योर बताया गया है
कार्यकाल 57 में पात्रता अर्हताएं बताई गई है, 58 में कि वो लाभ के पद पर न हो, ये सब 58 में दिया गया है। 57 में पात्रता ये है कि वो उनकी उम्र जो उम्र है 35 से अधिक होनी चाहिए, भारत की नागरिक होनी चाहिए, ये 57 में बताया गया है। सेवा शर्तें राष्ट्रपति की 59 में इम्पीचमेंट महाभियोग उन पर जो लगेगा वो 61 में वर्णित है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्षमादान की शक्ति उनकी 72 में है। ऑर्डिनेंस पावर 123 में है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 123 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन संविधान में दी गई है अटॉर्नी जनरल के लिए। पहला तो स्टेटमेंट के थ्रू आप देख सकते हो, जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने के नियुक्ति होने के लिए योग्य होगा। फिर 5 ईयर जज इन हाई कोर्ट, 5 साल तक वो उच्च न्यायालय में जज रहा हो या फिर 10 साल तक एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट में कार्य किया हो। ठीक है, ये सब नॉर्म्स दिए गए हैं नियुक्ति के लिए। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। क्वालिफिकेशन के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, एक ये क्वालिफिकेशन है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए, एक ये क्वालिफिकेशन है। सेकंड ये है कि 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो, एक्सपीरियंस हो, या फिर 10 साल तक एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट में कार्य किया हो। केम मुंशी का संबंध था संविधान प्रारूप समिति से। अब देख लेते हैं, प्रारूप समिति गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। इसके मेंबर में शामिल थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, केम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति किनकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल की सलाह पर। जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल, ये वर्ड जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 को घोषणा करने के लिए आधार क्या क्या है? तो आर्म्स रिबेल, जिसे सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है, वॉर, युद्ध या एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण। तो ये 3 आधार दिए गए हैं और जो प्रपोजल रहेगा वो 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषक संस्थान भोपाल में है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। करेक्ट है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। गलत, मंत्रिमंडल नहीं, ये गलत दिया है, मंत्रिमंडल राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। महाधिवक्ता का जो आर्टिकल है 165 है। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी? गवर्नर। एलिजिबिलिटी क्या है महाधिवक्ता के लिए? हाई कोर्ट में 10 साल तक कम से कम एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो इनका ये जो महाधिवक्ता होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। पंचायतों की बात कर लेते हैं। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी किस अनुसूची में दी गई है? अनुसूची 11। पंचायतों के संदर्भ में 11वीं अनुसूची है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स है। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम 1962 में आया था, पहला, जो यदि पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब आया था, तो 1962 में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है पंचायती राज को, वो 1993 में दिया गया है। विधेयक मध्य प्रदेश में 29 दिसंबर को पेश किया गया था विधानमंडल में। 30 दिसंबर 1993 में यह विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया गया है। राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी को दी गई थी और 25 जनवरी 1994, ठीक है, ये 94 है, 25 जनवरी 1994 को ये लागू हो गया था। पंचायती राज एक्ट 1993 मध्य प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। 29 दिसंबर 1993 विधानसभा में पेश किया गया था। कौन सी विधानसभा थी वो? 10वीं नंबर की विधानसभा थी। 30 दिसंबर अगले ही दिन 1993 में पास हो चुका था। 24 जनवरी 1994 राज्यपाल ने सहमति दे दी थी और 25 जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश में लागू हो चुका था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज 3 टीयर सिस्टम पर बेस्ड है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत आती है, फिर जनपद पंचायत और फिर जिला परिषद। पॉपुलेशन देख लीजिए, ग्राम पंचायत में मिनिमम जो पॉपुलेशन होनी चाहिए
ग्राम पंचायत के दर्जा के लिए 1000, जनपद पंचायत के लिए, जनपद पंचायत का स्टेटस देने के लिए 5000 और जिला परिषद के लिए 50,000 की पॉपुलेशन। क्वेश्चन डिलीटेड बाय द आयोग। मांडवारा त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गोंड ट्राइब की बात करें, पॉपुलेशन 50 लाख है या 33% ऑफ एमपीज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। इनके द्वारा मनाए जाने वाले पर्व कौन कौन से हैं? मढ़ई, लारूकाज, नवाखानी, बेदरी पूजा, बकबंदी, हरडीली और छेरता। गोंड में प्रचलित मैरिजेस देख लेते हैं। सेवा विवाह जिसे लामनाई विवाह कहा जाता है, पोलीथर अपहरण विवाह का उदाहरण है, दूध लौटावा, चढ़ विवाह, पठोनी विवाह। ठीक है। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा इसका भील। महान क्रांतिकारी देख लेते हैं। गोंडवाना क्षेत्र से राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और रानी फुलकुंवर। निमाड़ क्षेत्र से ख्वाजा नायक, भीमा नायक और टंट्या भील, निहाल सिंह। बैतूल से विष्णु उइके, बंजारा सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, ये सब बैतूल से थे। छिंदवाड़ा बादल भोई, सागर से शिवराज सिंह गोंड, शाहगढ़ बखतबली, भोपाल से सरवर सिंह गोंड। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से संबंधित थे? भिलाला ट्राइब से। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। ये हमने इस टॉपिक में देख लिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? देवी अहिल्या सम्मान। 2022 का लेटेस्ट सम्मान 2024 में दिया गया है, कबीर सम्मान। रामदरस मिश्र जी को तुलसी सम्मान केवल मेल को दिया जाता है, पुरुषों को 2024 में दिया गया है लेटेस्ट। 2022 का रघुराज भट्ट को हैदराबाद से इनका संबंध है। देवी अहिल्या सम्मान 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और जो लेटेस्ट मिला है 2022 का 2024 में दिया गया है हेमलता उपाध्याय जी को। हेमलता उपाध्याय जी है उनका संबंध खंडवा से। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? बिरहा गोंड। गोंड ट्राइब के संबंध में पॉपुलेशन 50 लाख, 33% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इनके पर्व है मढ़ई, लारूकाज, नवाखानी, बेदरी पूजा, बगबंदी, हरडीली और छेरता। इनके जो विवाह प्रसिद्ध है, सेवा या लामनाई विवाह, पोलीथर अपहरण विवाह, दूध लौटावा विवाह, चढ़ पठोनी विवाह। उपजातियां है गोंडों की प्रधान, सोलाहस, नागरची, कोयलाबुतीस, आगरिया और ओझा। क्वेश्चन डिलीटेड। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम पर चल रही है? टंट्या भील और बिरसा मुंडा। जो टंट्या भील स्वरोजगार योजना है वो 2023 की है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना शुरुआत हुई थी 6 सितंबर 2022 में। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। पात्रता में देख लेते हैं। आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। वित्तीय सहायता मिलेगी। उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 से 50 लाख और सर्विसेज सेक्टर के लिए 1 से 25 लाख। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रतिष्ठान वन्या का प्रकाशन कब किया गया था? 1980। चौमासा पत्रिका पूछ लिया जाए। चौमासा ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता, अन्य संस्कृति रूपों पर केंद्रित चौमासिक पत्रिका है। चौमासा का प्रकाशन जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर किया जा रहा है। ठीक है। चौमासा पत्रिका कौन निकालता है इसे? जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे 2007 में संशोधित किया गया था? ऐसे क्वेश्चन टफ होते इन्हें प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? 18.6%। ये चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो। रेशियो टू एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी 18.5%। एक्सटर्नल डेप्ट कितना था हमारे पे? $635 बिलियन का बाह्य ऋण था। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? 2%।
पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी में 2008 में। G20 की बात करें तो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। G20 का 18वां सम्मेलन 2023 में भारत ने होस्ट किया था। 24 में ब्राज़ील, 25 में साउथ अफ्रीका में होगा और 26 में यूएसए में होगा। G20 की बात करें तो ये ग्लोबल जीडीपी का 85% अपने पास होल्ड मतलब सम्मिलित होता है इनमें। G20 के कंट्रीज़ में 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का प्रतिनिधित्व करता है, 56% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड को G20 ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। उन्नति एग्री GIS। यदि आपको GIS का फुल फॉर्म पता होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता। GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना। तो कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ऑप्शन बी, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान।